हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, मैं आप सभी के लिए सेमेस्टर 5th की जो आपकी हिस्ट्री है, जिसका नाम 20वीं सदी का विश्व इतिहास 1900 से 1945 है, ये आपकी एनईपी की बुक है। देखिए, इस जो ये आपकी बुक है, इसके मैं सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवा रही हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी 2 वीडियोज़ बना के दे चुकी हूँ। यानी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं, इसकी जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम 2 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की हमारी 3rd वीडियो होने वाली है इस सीरीज़ की। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप वो प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आप सारी ही वीडियोज़ को देख पाएँ और अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। देखिए, ये जो सीरीज़ मैंने आप लोगों के लिए चलाई है, जिसमें मैं सारी ही बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूँगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सारी ही वीडियोज़ देख ली और आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी कोई वरी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आप इतने प्रिपेयर हो जाओगे कि आप एग्ज़ाम में सिर्फ पास ही नहीं, अच्छे नंबर ला पाओगे। तो आप पूरी ही सीरीज़ को देखना मत भूलना। एक एंड लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। जो लास्ट की वीडियो होगी, सारे ही बुक का सार आपको देखने को मिलेगा, जहाँ आपको सारे ही क्वेश्चंस एक साथ मिल जाएंगे और आप उसको भी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप पार्ट के हिसाब से ना देखना चाहें, आप चाहते हो कि सारी ही वीडियोस एक साथ मिल जाएं, तो मैं आपको मर्ज करके भी दे दूंगी। अदरवाइज आप अगर चाहते हैं कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, तो आप एक एक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए सीरीज़ चलाई है, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप थोड़े से प्रिपेयर हो जाएं और आप अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ और जो मार्क्स हैं वो भी अच्छे गेन कर पाएँ। देखिए, ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, ये सेमेस्टर 5th की हिस्ट्री की है, ठीक है, जो कि एनईपी वाले स्टूडेंट के लिए है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर आपने एनईपी के अंतर्गत लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और अभी जितने भी एडमिशन हैं, वो सभी एनईपी के अंतर्गत ही हुए हैं, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और ये सोल वाले और जो रेगुलर वाले हैं और जो सिर्फ डीओ वाले नहीं, जो हमारे इग्नू वाले हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चाहे आप इग्नू से हों, चाहे आप डीयू से हों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी, अब हम उसको देखते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्रीय सुझाव क्या थे। यानी जो राष्ट्रपति विल्सन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, उनके 14 सूत्रीय सुझाव क्या दिए गए थे। चलिए, इनको देख लेते हैं। जनवरी 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति से लगभग 10 माह पूर्व ही अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने एक मसौदा तैयार किया, जिसमें उन्होंने 14 बिंदु कहे थे। यह 14 बिंदु निम्नलिखित है। यानी 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति से 10 माह पहले, 10 महीने पहले अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने कुछ 14 पॉइंट रखे थे, या कुछ 14 बिंदु रखे थे। अब हम उन्हीं 14 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला जो था, वो खुली कूटनीति और गुप्त संधियों का अंत किया जाएगा। दूसरा था, समुद्रों में मुक्त आर्थिक व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, ये नेक्स्ट जो बिंदु था, वो था एक समान व्यापार की अनुमति होगी, सभी के लिए एक समान व्यापार का अधिकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, सभी राष्ट्रों के लिए सैन्य शस्त्रों की कमी की जाएगी। यानी सभी जो देश होंगे, उनको अपने अपने जो सैन्य शक्ति है, सैन्य शस्त्र हैं, उनको कम करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो रखा गया था, वो है औपनिवेशिक क्षेत्र का पुनः समायोजित किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें लिखे, रूस से सभी केंद्रीय शक्तियों को निकाला और उसे अपनी स्वतंत्रता को परिभाषित करने की अनुमति होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, बेल्जीरिया को उसका क्षेत्र वापस करना तथा स्वतंत्र देश घोषित करना होगा। नेक्स्ट है हमारा, अल्सास लॉरेन क्षेत्र सहित फ्रांस के सभी क्षेत्रों को वापस किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इटली की सीमाओं को पुनः समायोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया हंगरी को आत्मनिर्णय का अवसर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, रोमानिया, सर्बिया और मोंटेनिग्रो का निर्माण करते हुए बाल्कन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान ऑटोमन साम्राज्य के टर्की वाले क्षेत्र को सुरक्षित संप्रभुत्व का आवश्यक दिया जाएगा। यानी जो वर्तमान में ऑटोमन साम्राज्य है और टर्की है, उसको उसका क्षेत्र दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट है, एक स्वतंत्र पोलैंड राज्य की स्थापना की जाएगी, और एक स्वतंत्र जो पोलैंड राज्य है, उसकी भी स्थापना की जाएगी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 14 सूत्रों में से सबसे लास्ट, यानी 14 जो सूत्र था, 14 जो सूत्र था, वो था, बड़े और छोटे राज्यों को समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की परंपरा गारंटी प्रदान करने के लिए राष्ट्रों का एक संघ बनाया जाएगा। यानी छोटे राज्य और बड़े राज्यों की जो समानता है और राजनीतिक स्वतंत्रता है और अखंडता है, उसको बनाने के लिए एक परंपरा गारंटी
प्रदान की जाएगी ताकि विश्व में कभी युद्ध जैसी या फिर औपनिवेश जैसी स्थिति पैदा ना हो। और ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष, क्या आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में मेनली हमसे यही पूछा गया था कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन थे, वुडरो विल्सन थे, उनके जो 14 सूत्र थे वही हमें बताने थे। और ये सारे ही 14 जो हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के सूत्र हैं। चलिए देख लेते हैं अब आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। विल्सन ने 14 सूत्र सुझाव शांति की स्थापना और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास थे। यानी ये 14 के 14 सूत्र जो थे वो विश्व शांति और विश्व में सहयोग और जो अशांति फैली हुई थी उसको कम करने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम थे। हालांकि इन सुझावों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन आगे चल के ऐसा हुआ कि सारे के सारे सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया था। विशेष रूप से यूरोपीय देशों ने अपनी सुरक्षा और हितों को प्राथमिकता दी, और जो यूरोपीय देश थे उन्होंने अपनी सुरक्षा और अपने जो हित हैं उनको प्राथमिकता देने का प्रयास किया था। इसके बावजूद इन सुझावों ने भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और राष्ट्रीय संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी इन सब के बावजूद हम कह सकते हैं भविष्य में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है और जो राष्ट्रीय संघ है उसकी स्थापना में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन 14 सूत्रों ने। ठीक है, विल्सन की यह योजना आज भी शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक प्रेरणा स्रोत मानी जाती है। और ये जो विल्सन की शांति योजना थी ये आज भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कह सकते हैं प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि लोगों को प्रेरित करती हुई हमें दिखाई देती है, शांति को स्थापित करती हुई दिखाई देती है। क्योंकि इन सभी 14 के 14 सूत्रों में, सारे ही सूत्रों में ये कहा गया था कि किस तरह से हम शांति को, अखंडता को और स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रूस की 1905 की क्रांति तथा अक्टूबर क्रांति पर चर्चा कीजिए। यानी रूस की जो 1905 की क्रांति थी और अक्टूबर क्रांति थी उसके बारे में हमें बताना है। देखिए रूस की जो 1905 की क्रांति थी और अक्टूबर क्रांति थी, इन दोनों ही टॉपिक के ऊपर मैंने पर्टिकुलर भी वीडियोज़ बनाई हैं ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो उन दोनों वीडियोज़ का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, एंड फॉर मोर अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी भी ताकि आपकी जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो पैदा हो सके और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से इसको लिख पाएँ, और उसके लिए आप एक बार उन वीडियोस को भी चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं रूस की 1905 की क्रांति और अक्टूबर क्रांति को। कि रूस की जो 1905 की क्रांति हुई थी और अक्टूबर जो क्रांति हुई थी, इन दोनों को ही हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। पहले देखेंगे कि परिचय, क्या आप इसका परिचय किस तरह से लिख सकते हैं। रूस में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतोष चरम पर था। यानी देखिए अगर हम रूस में 20वीं शताब्दी की बात करें तो उस टाइम पे जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतोष था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। वहाँ की जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी अपने शासन से। इस असंतोष का मुख्य कारण जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन था। यानी देखिए ये जो मेनली जो वजह थी आर्थिक और राजनीतिक और जितनी भी असंतोष के कारण थे वो जार निकोलस द्वितीय का शासन था, क्योंकि जो जार निकोलस द्वितीय था वो बहुत ज़्यादा निरंकुश शासनों में से एक था। बढ़ती आर्थिक असमानताएं, औद्योगिकरण में तेजी और किसानों एवं मजदूरों की दयनीय स्थिति थी। और देखिए यहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी उसमें असमानताएं देखी जा रही थी, औद्योगिकरण बढ़ रहा था, फिर भी जो किसान थे और जो मजदूर थे उनकी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति थी। इन्हीं कारणों से 1905 और 1917 में दो महत्वपूर्ण क्रांति हुई जिन्हें रूसी राजनीति स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। और इसी के चलते ही 1905 और 1917 में क्रांति हुई, जिसकी वजह से जो रूसी राजनीति थी उसे पूरी तरीके से बदल दिया और 1905 की क्रांति को रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम तो पहले देखेंगे 1905 की क्रांति के 1905 की क्रांति किस तरह से हुई। तो सबसे पहले हम कारण लिखेंगे कि 1905 की क्रांति का क्या कारण था। 1905 की क्रांति के प्रमुख कारण थे जार की निरंकुश नीति। यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो कारणों में से एक था वो था जार की निरंकुश नीति। औद्योगिक मजदूरों की दुर्दशा, और जो औद्योगिक मजदूर थे उनकी जो दुर्दशा थी या ये कहें उनकी जो स्थिति वो बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी थी। किसानों का शोषण और रूसी जारिया युद्ध में रूस की शर्मनाक हार। यानी देखिए जो किसानों का शोषण हो रहा था वो भी इसका कारण था। और जब रूस का और जर्मनी का आपस में युद्ध हुआ था तो उस टाइम पे क्या होता है कि रूस जो है वो हार जाता है, तो ये भी एक कारण था। इसके अलावा आर्थिक असमानताएं, राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी भी इसके एक प्रमुख कारणों में से एक है। ठीक है, अब हम देखेंगे घटनाक्रम कि किस तरह से ये घटना घटी थी। 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना ने इस क्रांति
क्रांति को जन्म दिया। यानी 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की जो घटना हुई थी उसने ही इस क्रांति को जन्म दिया, क्योंकि देखिए 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, हत्या कर दी गई थी, जिसकी वजह से उस दिन को ही खूनी रविवार के नाम से इतिहास में जाना जाने लगा। इस दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हजारों मजदूरों और उनके परिवारों पर रूसी सेना ने गोलियां चला दी, जिससे कई लोग मर गए। और देखिए इसी दिन क्या हुआ, वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे तो वहाँ की जो सरकार थी जार निकोलस द्वितीय की, उसने क्या किया, आदेश दिया और जो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों पर, उनके परिवारों पर गोलीबारी चलवा दी, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए। इस घटना में पूरे देश में गुस्से की लहर पैदा कर दी। हड़ताल, विद्रोह प्रदर्शन और विद्रोहियों की शुरुआत हो गई और इसके बाद में विद्रोह प्रदर्शन और विद्रोहों की शुरुआत देखी जा सकती है। देखिए हमारे भारत में भी आपने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी तरीके से यहाँ खूनी रविवार को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भी जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चला दी गई थी और लाखों लोगों को मार दिया गया था, बिल्कुल सेम यहाँ खूनी रविवार के नाम से इस दिन को माना जाता है, क्योंकि इस दिन भी लाखों लोगों को सरकार द्वारा मार दिया गया था। अब इसका देखेंगे परिणाम कि क्या परिणाम हुआ। क्रांति के परिणाम स्वरूप जार निकोलस द्वितीय ने अक्टूबर घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें रूसी संसद की स्थापना का वादा किया गया। और इस क्रांति के बाद में जो लोगों ने संघर्ष किया उसके बाद में जो परिणाम निकला, वो जार निकोलस द्वितीय ने संसद की स्थापना का एक वादा कर दिया था, यानी कि संसद अब लाई जाएगी। लेकिन जार ने इसे केवल एक दिखावा बनाकर रख दिया और असली सत्ता पर उसी का ही नियंत्रण रहा। और जो जार था उसने सिर्फ ये नाम के लिए कहा कि हाँ ये कहें, नाम के लिए संसद बना दी, जो सत्ता थी वो असल में अभी भी उन्हीं के पास थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, इससे जनता में असंतोष बना रहा, जो आगे चलकर अक्टूबर क्रांति का कारण बना। और इसी वजह से जो असंतोष था वो खत्म नहीं हुआ और आगे चल के उसने अक्टूबर क्रांति का रूप ले लिया। अब हम देखेंगे अक्टूबर क्रांति 1917 की क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। चलिए अक्टूबर क्रांति 1917 को देख लेते हैं, इसका कारण देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की बढ़ती असफलता, आर्थिक संकट, खाद्यान्न की कमी और सरकार की कमजोर स्थिति ने लोगों की भारी असंतोष पैदा कर दिया। 1917 की फरवरी क्रांति के बाद जार का शासन समाप्त हो गया था और रूस में अस्थायी सरकार बनी थी, लेकिन यह सरकार युद्ध से बाहर नहीं निकली और आम जनता के मुद्दों को सुलझाने में असफल रही। देखिए 1917 के बाद की जो क्रांति थी उसके बाद जो जार का शासन था वो समाप्त हो गया था और एक अस्थायी सरकार बन गई थी, लेकिन वो जो अस्थायी सरकार थी वो देश को युद्ध से बाहर लाने में असफल रही और जो जनता के मुद्दे थे उनको सुलझाने में भी ये असफल रही। अब देखेंगे घटनाक्रम। अक्टूबर 1917 व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बेल्शेविक पार्टी ने अस्थायी सरकार के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह किया। 25-26 अक्टूबर को बेल्शेविकों ने पीटरग्राड में सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और अस्थायी सरकार को समाप्त सत्ता से हटा दिया। और देखिए जो लेनिन थे इनके नेतृत्व में बेल्शेविक पार्टी ने 26 और 25 अक्टूबर को यहाँ की जो संसद थी उसको घेर लिया और जो वहाँ की इमारतें थी उनको घेर लिया और जो अस्थायी सरकार यहाँ पर बनी थी उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया और उसके शासन को समाप्त कर दिया गया। अब हम देखेंगे परिणाम क्या हुआ। अक्टूबर क्रांति ने रूस में बेल्शेविकों की सत्ता स्थापित कर दी और पहली बार रूस में समाजवादी शासन लागू हुआ। इसके परिणाम स्वरूप रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से भी अपना को अलग कर लिया। इस क्रांति ने रूस को समाजवादी सोवियत संघ में बदल दिया और दुनिया भर में समाजवादी आंदोलनों की प्रेरणा दी। यह क्रांति आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इसने समाजवादी विचारधाराओं के आधार पर एक नई समाज का निर्माण किया। यानी देखिए इसका परिणाम ये हुआ कि जो बेल्शेविक पार्टी थी वो सत्ता में आ जाती है और जो निरंकुश शासन और अस्थायी सरकार थी उसको हटा दिया जाता है और वहाँ पर समाजवाद की स्थापना हो जाती है। और इस क्रांति के बाद जो समाजवादी आंदोलन थे वो बढ़ जाते हैं और पूरे विश्व में फैल जाते हैं। अब समाजवाद के आधार पर भी कोई देश बन सकता है, उसको चलाया जा सकता है, ये इन्होंने कर दिखा दिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं निष्कर्ष। रूस में 1905 की क्रांति और 1917 की अक्टूबर क्रांति ने रूस के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। 1905 की क्रांति ने जार के निरंकुश शासन को चुनौती दी और सुधार की मांग की, लेकिन सीमित सुधारों के बावजूद यह जनता के असंतोष को पूरा
पूरी तरह शांत नहीं कर सकी। यानी देखिए 1905 की जो क्रांति है वो जार को हटाती नहीं है, बट जार को एक तरह से वार्निंग देती है कि आपको निरंकुश शासन को समाप्त करना चाहिए, पर वो अभी भी जो जनता की मांग है उनको पूरा नहीं कर पाते। इस असंतोष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और भी उग्र रूप ले लिया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये जो असंतोष थे ये और ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे 1917 की अक्टूबर क्रांति हो जाती है। और इन्हीं सभी का परिणाम था 1917 की अक्टूबर क्रांति। ठीक है, अक्टूबर क्रांति ने रूस में बोल्शेविकों के नेतृत्व में समाजवादी शासन की स्थापना की, जो जार की सत्ता के अंत का प्रतीक था। इस क्रांति ने न केवल रूस में एक नए युग की शुरुआत की, बल्कि विश्व राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला और आदि विचारधाराओं को वैश्विक स्तर पर बढ़ा दिया। यानी इस क्रांति ने न केवल रूस में एक नए युग की स्थापना की, बल्कि पूरे विश्व को भी एक नया रास्ता प्रदान किया। आई होप आपको ये निष्कर्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी लेनिन जो थी, इनकी आर्थिक नीति क्या थी, रूस में कौन सी आर्थिक नई नीति आई थी और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। चलिए देख लेते हैं लेनिन की नई आर्थिक नीति, जिसे NEP भी कहा जाता है। ठीक है, लेनिन ने 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति लागू की, जो उद्देश्य रूसी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना और गृह युद्ध के बाद के आर्थिक संकट को बाहर निकालना था। यानी देखिए ये जो लेनिन द्वारा नीति बनाई गई थी, इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वो आर्थिक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना और युद्ध की वजह से जो हानियां हुई हैं, जो संकट आए हैं, उनसे निपटना था। इससे पहले बेल्शिक सरकार ने युद्ध साम्यवाद के अंतर्गत निजी संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर भारी नियंत्रण लागू किया, जिससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई थी। नई आर्थिक नीतियों के तहत लेनिन ने निजी व्यापार और छोटे उद्योगों नियंत्रित मुक्त बाजारों में काम करने की अनुमति दी। ठीक है, और किसानों को अपने उत्पादन बेचने की स्वतंत्रता दी कि कोई भी किसान अपना जो उत्पादन है वो किसी को भी बेच सकता है, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। हालांकि भारी उद्योग, बैंकिंग और विदेश व्यापार पर सरकार का नियंत्रण बना रहा था। ठीक है, यानी इसके बावजूद भी जो भारी उद्योग हो गए और बैंकिंग हो गए और जो विदेशी व्यापार थे, उन पर सरकार का ही नियंत्रण था। यही सारी लेनिन की जो नई आर्थिक नीतियाँ थी उसके अंतर्गत लेनिन ने रखे थी। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। चलिए देख लेते हैं। भारत पर लेनिन की नई आर्थिक नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि भारत उस समय एक ब्रिटिश उपनिवेश था। क्योंकि देखिए ये जो बात हो रही है ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद की बात हो रही है, और हम तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जाकर कहीं आज़ाद हुए थे। तो उस टाइम पे हमारे ऊपर कोई प्रत्यक्ष या ये कहें डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट पड़ा था, क्योंकि हम तो पहले ही जो ब्रिटेन के उपनिवेश बने हुए थे, तो हम पे तो डायरेक्ट कोई भी असर नहीं पड़ पाता। तो अब हम इसी को देखेंगे। और इसका प्रशासन ब्रिटिश नीतियों के अधीन था, और हमारा जो प्रशासन था वो ब्रिटिश जो नीतियाँ थी उनके अधीन आता था, उन्हीं के अंतर्गत आता था। लेकिन इस नीतियों का अप्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारों के विकास में देखने को मिलता है, और डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली जो हमारे भारत की समाजवादी और कम्युनिस्ट जो विचारधारा थी उनके विकास में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई नेता जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस समाजवादी विचारधाराओं से प्रेरित थे, और हम कह सकते हैं जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम के कुछ लोग थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये जो समाजवादी विचारधारा थी इससे प्रभावित होते हुए हमें दिखाई देते हैं। और उन्होंने लेनिन की नीतियों का अध्ययन के माध्यम से समझा। उन्होंने यह महसूस किया कि मिश्रित आर्थिक नीतियों के माध्यम से भारत को आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए, ताकि जो भारत है उसका अच्छी तरीके से जो उसकी अर्थव्यवस्था है उसका विकास हो सके। इस तरह लेनिन की NEP ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेताओं और विचारधाराओं पर गहरा प्रभाव डाला, और आगे चलकर स्वतंत्र भारत की समाजवादी और मिश्रित आर्थिक नीतियों का आधार बना। और आगे चल के हम कह सकते हैं जो लेनिन की नीतियाँ थी वो आगे चल के स्वतंत्रता के बाद में जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था बनी उसका भी एक कारण लेनिन की नीतियाँ थी। चलिए अब देख लेते हैं इसका निष्कर्ष क्या। आप इसके निष्कर्ष को किस तरह से लिख सकते हैं। आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं
लेनिन की नई आर्थिक नीति, जिसे एनईपी के नाम से जाना जाता है, ने रूस को आर्थिक संकट से बाहर निकालने और समाजवादी व्यवस्था में लचीलापन लाने का प्रयास किया, क्योंकि एनईपी के तहत ही हम कह सकते हैं जो समाजवादी व्यवस्था थी उसके बाद में उसमें लचीलापन हम देख सकते हैं। भारत में इस नीति का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में समाजवादी नेताओं को प्रेरणा दी। यानी इसका कोई डायरेक्टली प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर था तो उस टाइम पे जो नेता थे वो समाजवादी जो नीतियां थी उनसे प्रभावित हो रहे थे। भारतीय नेताओं ने लेनिन की एनईपी से सीखा कि कैसे एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक विकास किया जा सकता है। और जो भारतीय नेता थे उन्होंने सीखा कि लेनिन द्वारा जो एनईपी अपनाई गई थी उससे किस तरह से हम भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाकर अपना विकास कर सकते हैं और नई नई नीतियां बना सकते हैं। इन नीतियों ने स्वतंत्र भारत की समाजवादी सोच और मिश्रित अर्थव्यवस्था ढांचे की नींव रखने में भी अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया था। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फांसीवाद के सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए तथा मुसोलिनी की गृह नीति का प्रभाव किस प्रकार से प्रभावित करता है। यानी इस क्वेश्चन में हमें फांसीवाद के बारे में बताना है और किस तरह से जो मुसोलिनी की गृह नीतियां थी वो किस तरह से प्रभावित करती हैं, इस बारे में हमें चर्चा करनी है। चलिए पहले हम देखेंगे फांसीवाद का सिद्धांत कि फांसीवाद क्या है, फांसीवाद कहाँ था, इस सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। फांसीवाद एक सत्तावादी और राष्ट्रीयवादी राजनीतिक विचारधारा है जिसका उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में हुआ। यानी देखिए फांसीवाद जो है वो एक सत्तावादी और राष्ट्रीयवादी विचारधारा है जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में उभरी थी, यानी यूरोप में इसका जन्म हुआ। यह विचारधारा इटली के नेता बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में प्रमुखता से उभरी। यानी ये जो विचारधारा है ये मोस्टली इटली में उभरी थी और जो वहाँ के नेता थे बेनिटो मुसोलिनी उनके नेतृत्व में ये उभरी थी। फांसीवाद का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शक्ति, अनुशासन और केंद्रीकृत सरकार की स्थापना करना था जिसमें जनता पर कड़े नियंत्रण और संपूर्ण राष्ट्र को एक मजबूत राज्य में परिवर्तन करना शामिल था। यानी इसके अंतर्गत जो जनता होती है उस पर बहुत ज़्यादा कड़े नियंत्रण होते हैं और जो पूरा राज्य होता है उसे मजबूत और एकीकृत करने का इसका उद्देश्य होता था। ठीक है, अब हम देखेंगे फांसीवाद विचारधारा कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित थी। यानी जो हमारी फांसीवाद विचारधारा है वो मेनली कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित थी। वो कौन कौन से सिद्धांत है, तो पहला है हमारा सत्तावादी शासन। फांसीवाद का समर्थन एक सशक्त सत्तावादी नेतृत्व में था। इसमें सत्ता एक नेता के हाथों में केंद्रीकृत रहती थी जो राज्य के हितों को सर्वोच्चतम मानते हुए सभी निर्णय लेते थे। लोकतांत्रिक सिद्धांत का विरोध किया जाता था। यानी इसमें जो पूरी शक्ति है वो सिर्फ एक ही के हाथों में होती थी और इसमें लोकतंत्र का खासकर विरोध किया जाता था क्योंकि ये लोकतंत्र को बहुत बुरा मानते थे। नेक्स्ट इसका जो सिद्धांत है वो है राष्ट्रीयवाद। फांसीवाद सिद्धांत में राष्ट्रीयवाद का महत्वपूर्ण स्थान था। इसमें अपने राष्ट्रीय को सर्वोच्च मानते हुए अन्य देशों और नस्लों के प्रति श्रेष्ठता की भावना को बढ़ावा दिया जाता था। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सर्वोच्च महत्व दिया जाता था। यानी अपने राष्ट्र को ऊंचा माना जाता था और किसी राष्ट्र को या फिर और किसी नस्ल को ऊंचा नहीं माना जाता था और अपने राष्ट्र की जो एकता है, अखंडता है, उसको सर्वोच्च माना जाता था, सबसे ऊपर उसी को माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है इसमें साम्यवाद और उदारवाद का विरोध। यानी साम्यवाद और उदारवाद का विरोध होता था। फांसीवाद साम्यवाद और उदारवाद के प्रति विरोधी थे। साम्यवाद के खिलाफ यह संपत्ति का निजी स्वामित्व बनाए रखने का समर्थन करते थे, जबकि उदारवाद की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खारिज करते हुए यह अनुशासन और एकता पर बल देते थे। यानी ये जो है ये साम्यवाद की जो व्यक्तिगत व्यवस्था है उसको बनाए रखने में और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको खारिज करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि कोई भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नाम की चीज़ ही नहीं होती। जो भी होती है वो अनुशासन और एकता पर बल होती है। अनुशासन रहना और एकता में विश्वास रखना। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक और आर्थिक नियंत्रण। फांसीवाद शासन में आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता था। निजी संपत्ति अनुमानित थी लेकिन सरकार अर्थव्यवस्था और उद्योगों को नियंत्रित करती थी ताकि राष्ट्रीय के हितों को प्राथमिकता दी जा सके। मजदूर संघों व्यवसायों को राज्य के आदेशों के अनुसार कार्य करना होता था। यानी देखिए ये जो है ये आर्थिक और सामाजिक सभी चीज़ों पर नियंत्रण रखते थे और जो
ऐसा नहीं है निजी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन उन पर भी सरकार का नियंत्रण होता था। और ये जो है ये सरकार के जो जितने भी व्यवसाय होते थे या मज़दूर होते थे, उन सभी को सरकार की ही बातें माननी पड़ती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा सैन्यवाद और हिंसा का समर्थन। फांसीवाद के सिद्धांतों में सैन्यवाद और हिंसा का उपयोग एक आवश्यक साधन माना जाता है। इसके अनुयायी युद्ध और सेना बल को राष्ट्र की शक्ति और गौरव का प्रतीक मानते थे। यानी इनका मानना था कि जो युद्ध है और जो हिंसा है और जो सेना बल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो राष्ट्र की गौरव की प्रतीक है। अगर हम किसी से लड़ रहे हैं तो ये अच्छी बात है और उसमें जीत है। ये इनकी मान्यता थी या ये कहें ये इनके विचार थे, क्योंकि इनके हिसाब से युद्ध करना, हिंसा करना बहुत ज़्यादा अच्छी बात मानी जाती थी। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे मुसोलिनी की गृह नीति और उसका प्रभाव, कि मुसोलिनी जो थे उनकी जो गृह नीति थी और उनका जो प्रभाव था वो किस तरह से इटली पर और पूरे विश्व पर पड़ा। अब हम उसको देखेंगे। बेनिटो मुसोलिनी 1922 में इटली की सत्ता संभाली और फासीवाद विचारधारा को अपनी नीतियों के माध्यम से लागू किया। और ये जो सत्ता में आए थे मुसोलिनी, ये 1922 में इन्होंने इटली की जो सत्ता थी उसे हासिल किया और जो फासीवाद विचारधारा थी उसको अपनी नीतियों में लागू करना शुरू किया। इन्होंने विभिन्न गृह नीतियों को लागू किया जिसका उद्देश्य इटली को एक शक्तिशाली और अनुशासित राज्य में बदलना था। और इनकी सभी नीतियों का जो उद्देश्य था वो इटली को एक शक्तिशाली और अनुशासित राज्य बनाना था। इन नीतियों का और इसका जो प्रभाव पड़ा वो इटली की राजनीतिक, आर्थिक और जो सामाजिक ढांचा था उस पर सामने को देखने को मिला और उस पर प्रत्यक्ष रूप से हम सारे जो प्रभाव था उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्थिक नीतियाँ कि कौन कौन सी आर्थिक नीतियाँ बनाई गई थी। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कॉरपोरेटिंग राज्य की स्थापना। मुसोलिनी ने कॉरपोरेटिंग राज्य की स्थापना की जिसमें श्रमिकों और मालिकों को एक साथ काम करने के लिए बाध्य किया गया। ट्रेड यूनियन के सरकारी नियंत्रण में लाया गया और उद्योगों पर राज्य नियंत्रण बढ़ गया, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम हुई लेकिन उत्पादन में वृद्धि हुई, रोजगार के अवसर बढ़े। यानी देखिए इन्होंने क्या किया, एक कॉरपोरेट राज्य बनाया जिसमें जो मजदूर वर्ग है और जो मालिक है उन दोनों को साथ में मिलकर कार्य करना होगा और ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई। देखिए इससे क्या हुआ कि जो राज्य है उसकी जो नियंत्रण है वो बढ़ गया और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है वो कम हो गई, लेकिन इसकी वजह से जो उत्पादन है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और रोजगार में अवसर जो थे वो बढ़ गए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्वावलंबन नीतियाँ। इटली को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुसोलिनी ने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया और कृषि के क्षेत्र में सुधार किया। बेल्टन ऑफ ग्रेड के तहत इटली में गेहूं का उत्पादन बढ़ गया ताकि देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके और देश के जो उद्योग था उसको बढ़ावा दिया गया और ताकि जो इटली है वो आत्मनिर्भर बन सके और खासकर खाने की चीज़ों को बढ़ाया गया ताकि खाने की चीज़ों में जो इटली है वो आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे हम देखेंगे सामाजिक नीतियाँ। सामाजिक नीतियों के अंतर्गत आप लिख सकते हैं शिक्षा का प्रचार। मुसोलिनी की सरकार ने शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रवादी विचारधाराओं में बदलने के लिए सुधार किया। बच्चों को राष्ट्रवादी शिक्षा दी जाती थी और उन्हें फासीवादी विचारधारा का समर्थन बनने के लिए प्रेरित किया जाता था। युवाओं को फासीवादी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था ताकि वह अनुशासन और सैन्य शैली का पालन कर सके। यानी स्कूलों में बच्चों को भी जो राष्ट्रीयवाद है उसके बारे में पढ़ाया जाने लगा। फासीवाद की जो विचारधारा थी उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाने लगा। सभी बच्चों को फासीवाद के बारे में बताया जाने लगा और बच्चों को और जो युवा होते थे उन्हें प्रेरित किया जाने लगा ताकि वो सेना में भर्ती हों और सैन्य योगदान कर सकें। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे महिला नीति। मुसोलिनी ने परिवार की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए महिलाओं को परिवार और घर तक सीमित करने की नीति अपनाई। महिलाओं को परिवार के प्रति अर्पण करने और जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। यानी देखिए जो महिला नीति थी वो लाई गई ताकि जो महिलाएं हैं उनको घरों में ही रखा जा सके और घरों के कार्य और जो परिवार की जनसंख्या है उसको बढ़ाने का कार्य उन्हें दिया गया था। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे आप लिख सकते हैं राजनीतिक नीतियाँ। सत्तावादी शासन। सत्तावादी शासन के अंतर्गत आप लिख सकते हैं मुसोलिनी ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया और एक पार्टी शासन की स्थापना की। सभी
विपक्षी दलों और उन नेताओं का दमन कर दिया। उन्होंने मीडिया पर संख्या नियंत्रण रखा और हर प्रकार की स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने जो मीडिया की स्वतंत्रता होती है उसको भी ख़त्म कर दिया और लोगों की हर प्रकार की जो स्वतंत्रता होती है उसको ख़त्म कर दिया गया। सभी लोगों पर राजनीतिक नियंत्रण देखने को मिलता था हर चीज़ पर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सैन्यकरण। मुसोलिनी ने इटली के सेना बल को मजबूत करने पर जोर दिया ताकि इसे एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदला जा सके। इसके लिए युद्धकरण, उद्योगों और सेना को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। अब हम देखेंगे धार्मिक नीतियाँ। मुसोलिनी ने कैथोलिक चर्च के साथ संबंध सुधारने के लिए 1929 में लेटरन संधि की, जिसमें वेटिकन सिटी को स्वतंत्रता दी गई और कैथोलिक धर्म को इटली का आधिकारिक धर्म बनाया गया। और जो कैथोलिक धर्म होता है उसे इटली का धर्म उसे आधिकारिक धर्म बना दिया गया था। इस संधि में मुसोलिनी को चर्च का समर्थन मिला, जिससे उनकी लोकप्रियता को बढ़ावा दिया। यानी देखिए अब मुसोलिनी को जो चर्च होते हैं उनका भी समर्थन मिल गया और इसकी वजह से ये लोकप्रिय हो गया और अब जो लोग थे वो इनके साथ हो गए थे, ठीक है, धार्मिक रूप से भी। अब हम देखेंगे मुसोलिनी की गृह नीति का प्रभाव के मुसोलिनी की जो गृह नीति थी इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं मुसोलिनी ने नीतियों का इटली की जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके सत्तावादी शासन ने इटली में राजनीतिक स्थिरता लाई और अर्थव्यवस्था में सुधार किया। फासीवादी नीतियों के कारण इटली में अनुशासन और राष्ट्रवाद की भावना मौजूद हुई। यानी देखिए जो इटली है उसमें राजनीतिक स्थिरता लाई इसी की वजह से, और जो अर्थव्यवस्था में सुधार आया और जो फासीवाद की नीतियाँ थी उनके कारण जो अनुशासन फैला हुआ था, राष्ट्रवाद की भावना थी, उनको मजबूती मिल गई थी, ठीक है। अब आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं हालांकि मुसोलिनी की नीतियों ने इटली में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। लोग राज्य के नियंत्रण में रह गए और लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित हो गए। यानी देखिए हम ऐसी सिचुएशन देख सकते हैं कि मुसोलिनी ने जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। लोग जो थे वो राज्य के अधीन आ गए थे और लोकतांत्रिक जो अधिकार होते हैं उनसे वो वंचित हो गए थे। इटली का सैन्यीकरण बढ़ा और इसके कारण इटली के आक्रमणकर नीतियाँ बनाई गई। और देखिए जो इटली थी उसमें सैन्यीकरण बढ़ा और जो उसकी वहाँ की जो सेना थी वो बहुत ज़्यादा आक्रमणकर नीतियाँ बनाने लगी और बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई, जो आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध में इटली की भागीदारी का कारण बनी। मुसोलिनी की गृह नीति ने इटली के अस्थायी रूप से मजबूत बनाया, लेकिन लंबे समय में इसका दमनकारी असर हुआ, जिससे इटली को आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता में डाल दिया गया। यानी देखिए हम कह सकते हैं इटली को मजबूती तो मिली लेकिन वो अस्थायी रूप से थी, वो स्थायी रूप से नहीं थी, क्योंकि आगे चल के इटली को बहुत बड़ा नुकसान हुआ आर्थिक और सामाजिक रूप से, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से हुआ था, क्योंकि इटली ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। अब हम देखेंगे निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं फासीवादी नीतियों ने इटली को एक सशक्त राज्य में बदलने की कोशिश की, लेकिन इसकी कीमत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन के रूप में चुकानी पड़ी। मुसोलिनी की गृह नीति ने इटली में असंतोष और संघर्ष की स्थिति पैदा की, जो उनकी गिरावट और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फासीवाद के पतन का कारण बनी थी। आई होप आपको निष्कर्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। यानी जो जर्मनी था उसमें नाजीवाद के जो उदय के क्या कारण थे, इन सभी कारणों को अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन से अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे जर्मनी में जो नाजीवाद का उदय था वो क्यों हुआ, क्या कारण थे, इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो आपकी सीरीज चल रही है इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में अब हम उसे कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम DU एजुकेशन क्लब है। आप मेरी इंस्टाग्राम ID को चेकआउट कर सकते हैं जो कि DU एजुकेशन क्लब है, एंड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। एंड चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।